गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मोस्ट वेलकम है। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट सीरीज जो आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले और टॉपिक नेम इज नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर, क्लास 9th एंड आवर सब्जेक्ट इज सोशल साइंस, चैप्टर 3 हिस्ट्री। दिस चैप्टर इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री और टुडे आज हम डिस्कस करेंगे द बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, यानी वाइमर रिपब्लिक का जन्म। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन और जहां से शुरू होता है उस लेसन को एक्सप्लेन कर चुका हूं। दिस इज आवर सेकंड पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, जर्मनी ए पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली 20th सेंचुरी। इसमें बताया गया कि जो जर्मनी था वो 20th सेंचुरी के अंदर 20वीं शताब्दी के अंदर बहुत ही पावरफुल कंट्री था और प्रेजेंट टाइम के अंदर भी अगर हम देखें तो जर्मनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंट्री आज के अंदर भी है। और नाउ which century is running? Presently 21st century is running and we are talking about 20th century, but now presently 21st century is running. She fought the first world war. Germany also took part first world war and second world war. So in this topic we are discussing about first world war. तो Germany fought the first world war 1940 to 1918, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था उस प्रथम विश्व युद्ध का जो समय था 1914 से 1918, इसके अंदर जर्मनी ने भाग लिया था अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर, यानी जर्मनी ऑस्ट्रिया ये दोनों एक साथ थे और अगेंस्ट द अलाइज पावर के खिलाफ। अलाइज पावर्स के अंदर हम बात करें तो इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया और बाद के अंदर अमेरिका इसका मेंबर बन जाता है। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं, इंग्लैंड है, फ्रांस और रशिया है, इनको अलाइज पावर कहा जाता है। इनके खिलाफ लड़ाई लड़ा था। इस युद्ध के अंदर जितनी भी यूरोप के कंट्रीज थी वो सभी ने भाग लिया था और वो सभी की इच्छा थी कि ये युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा और कुछ ना कुछ हमें इस युद्ध से जरूर हम गेन करेंगे। बट ऐसा होना सका। वार डेस्ट्रॉयड ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑफ यूरोप। इस युद्ध के कारण जर्मनी के अंदर ही नहीं बल्कि यूरोप के अंदर जो भी कंट्रीज थे और उनके पास जितने भी रिसोर्सेज थे उन सभी रिसोर्सेज को इस युद्ध ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन द सेकंड वर्ल्ड वार, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। बड़ी दुख की बात है कि जर्मनी जो था इस युद्ध के अंदर, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जर्मनी की हार हो जाती है। आफ्टर दिस वार, इस युद्ध के बाद में द एम्पायर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। अब देखिए, जब ये युद्ध चल रहा होता है और ये युद्ध हार जाता है तो उसके दौरान, इसी युद्ध के दौरान जर्मनी के अंदर जो शासक होता है वो अपनी गद्दी को छोड़ देता है और वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो उन पॉलिटिकल पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भैया जो राजशाही थी उस राजशाही का अंत होना चाहिए। उसके बाद वहां पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज एक प्रकार से सामने आती हैं और वो शासन को चलाने की जिम्मेदारी को वहन करती हैं कि अब शासन हम चलाएंगे। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी, यानी कि उसके बाद जर्मनी की जो शासन व्यवस्था है, जर्मनी की जो सरकार है, उसको पॉलिटिकल पार्टीज रन करती हैं। ए नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर। उसके बाद एक नेशनल असेंबली बनाई जाती है और वो वाइमर नामक स्थान पर मिलते हैं एंड एस्टैब्लिश्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। और इस स्थान पर मिलने के बाद में वो स्टैब्लिश्ड करते हैं ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक लोकतांत्रिक संविधान की वो लोग स्थापना करते हैं विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। अब आप देखेंगे यहाँ पर डेमोक्रेसी, अब आपको पता होना चाहिए इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है एंड आवर कंट्री ऑल्सो हैज ए कॉन्स्टिट्यूशंस। और हमारा जो देश है उसका भी एक संविधान है और पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड, वो हमारे देश का अपना संविधान है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो इन द सेम जैसे हमारे देश में संविधान है वहां पर भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया जाता है विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पावर्स हैं उन पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। सम पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं और रिमेन पावर्स जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको दे दी जाती है। इट मीन्स द पावर्स डिवाइडेड अमंग टू ब्रांचेज, यानी दो जो ब्रांच होती हैं, दो शाखाएं होती हैं, उनके अंदर पावर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, उनके बीच में पावर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। सेकंड होता है ड्यूपिटीज। ड्यूपिटीज का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ पर एमपीज और एमएलए को चुने जाते हैं उसी प्रकार जर्मनी के अंदर ड्यूपिटीज कहा जाता था। वर नाउ इलेक्टेड, उनको चुना गया टू जर्मन पार्लियामेंट, यानी कि इनको जर्मन पार्लियामेंट के लिए ड्यूपिटीज, इट मींस जो एमएलए होते हैं उनको चुना गया जर्मन पार्लियामेंट
और राइक्सटाग। अब हमारे यहाँ तो जो पार्लियामेंट उसको पार्लियामेंट बोलते हैं, लेकिन जर्मनी के अंदर पार्लियामेंट को राइक्सटाग बोलते थे। एंड आपको पता होना चाहिए और पार्लियामेंट हैज 2 पार्ट, लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड प्रेसिडेंट ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो प्रेसिडेंट होता है वो भी एक इसका भाग होता है। और जर्मनी की पार्लियामेंट है, ये उसको जाना जाता था राइक्सटाग के नाम से। अब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल अडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। अब जर्मनी के अंदर उस समय जो एमपी चुने गए थे, जो डिप्टी चुने गए थे, उनको ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट टू वोट, यानी सभी व्यक्तियों को एक समान वोट देने का अधिकार दिया गया। सभी अडल्ट को, सभी वयस्क को एक समान वोट डालने का अधिकार दिया गया, इंक्लूडिंग वुमेन ऑल्सो, यानी कि महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार उस समय उनके द्वारा दिया गया। तो बहुत ही अच्छा डेमोक्रेटिक कदम उठाया गया था वहां पर। नेक्स्ट, बट ऑल पीपल ऑफ द जर्मन वर नॉट हैप्पी। लेकिन जर्मनी के जो सभी लोग थे वो इस शासन व्यवस्था से खुश नहीं थे। इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि आपको पता होगा जर्मनी के अंदर नई शासन व्यवस्था लेके आए थे पॉलिटिकल पार्टी जब सरकार को रन कर रहे थे, लेकिन इससे सभी लोग खुश नहीं थे। विद न्यू रिपब्लिक, इस नए प्रकार के रिपब्लिक से वो लोग खुश नहीं थे। अब रिपब्लिक का मतलब एक प्रकार से हम देखें तो ऐसी शासन व्यवस्था जहां हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जहां देश का मुखिया होता है वो चुना जाता है, वो डायरेक्ट चुना जा सकता है, इनडायरेक्ट चुना जा सकता है। because it accepted a number of terms which German people did not like। क्योंकि जर्मनी के बाद, अब आपको पता होगा ये सारी घटनाएं ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान हुई थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ही राजा अपने पद को त्यागता है, अपनी गद्दी को छोड़ता है, और उसी दौरान पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं वो नई सरकार बनाती हैं। तो एक प्रकार से युद्ध की शुरुआत तो किसी और ने की थी, लेकिन उसके बाद की जो घटनाएं घट रही थी वो नई सरकार उन घटनाओं का सामना कर रही थी। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने युद्ध की स्टार्ट की वो तो दूर हो गई, लेकिन वहां के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो सरकार चला रही थी, अब जो भी गलत या अच्छा काम होगा तो सारी जिम्मेदारी उस नई वाली सरकार की ही आएगी। तो जर्मनी इस युद्ध में हार गया था, और इस युद्ध में हारने के बाद में उसके साथ जो ट्रीटी की जा रही थी, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर ला दी जा रही थी, उन चीजों को जर्मनी की जो न्यू वाइमर रिपब्लिक थी वो उन चीजों को एक्सेप्ट करना उसकी मजबूरी हो गया था, और जो लोग थे वो उस चीज से गुस्सा थे। तो एक्सेप्टेड ए नंबर ऑफ टर्म्स, बहुत अधिक अलाइज के द्वारा, अलाइज मतलब ये जो कंट्रीज हैं आप देख रहे हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इनके द्वारा जो संधि की जा रही है, तो संधि के अंदर बहुत सारी चीजें इसके ऊपर लाद दी जाती हैं। इनको मजबूरीवश न्यू वाइमर सरकार को मजबूरीवश इन सब चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उनके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। द पीस ट्रीटी एट वर्साइल, अब याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है वर्साई की संधि। द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, यानी वर्साई की संधि जर्मनी के साथ की जाती है विद द अलाइज। अब ये जो विद द अलाइज वाज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग। अब जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार जर्मनी के साथ अलाइज पावर के द्वारा एक ट्रीटी, एक संधि की जाती है जिसको बोला जाता है द पीस ट्रीटी ऑफ अलाइज, यानी वर्साई की संधि। इस वर्साई की संधि के अंदर जर्मनी के साथ एक प्रकार से बहुत ही कठोर और अमानवीय व्यवहार किया गया था, और ये अमानवीय व्यवहार ह्यूमिलेटिंग यानी एक प्रकार से अपमान किया गया था, और जो संधि की गई थी बहुत कठिन थी, बहुत सारे उससे जर्मनी को नुकसान हो गया था। इस कारण अधिकतर जो लोग थे वो इस सरकार से खुश नहीं थे, क्योंकि इतने सारे, अभी हम देखते हैं कि इस ट्रीटी के अंदर कौन कौन सी चीजें जर्मनी के हाथ से निकल गई थी, उन चीजों को हम देखते हैं अभी। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, अब हम देखते हैं कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, यानी जर्मनी जो थी वो अन्य देशों पर भी काफ़ी कॉलोनीज पे उसने कब्जा कर रखा था। तो लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, बहुत सारी कॉलोनीज को उनको लॉस्ट करना पड़ा। 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और लगभग जर्मनी की जो पॉपुलेशन पड़ा 30% ऑफ इट्स टेरिटरीज, और 13% उसके जो टेरिटरीज थी उनको भी लॉस्ट करना पड़ा। 75% ऑफ इट्स आयरन, और 75% उसका वो क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता था। एंड 26% ऑफ इट्स कोल, और वो क्षेत्र 26% वो क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता था। अब इन सभी के ऊपर एक प्रकार से कब्जा कर लिया फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया। इन देशों ने जर्मनी के इन सभी रिसोर्सेज पर, पॉपुलेशन पर या टेरिटरीज पर इन कंट्रीज के द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया गया। द अलाइड पावर डीमिलिटरीलाइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। अब इसके बाद जितनी भी अलाइड पावर थी उन्होंने जर्मनी के ऊपर एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, एक प्रतिबंध लगा दिया कि आप
ज़्यादा मात्रा में इस क्षेत्र के अंदर अपनी जो आर्मीज़ हैं उनको आप नहीं रख पाएंगे। जब आर्मी ही नहीं रख पाता था जर्मनी, तो जर्मनी की एक प्रकार से जो पावर थी, जो ताकत थी, वो काफ़ी मात्रा में कम हो गई। सेकेंडली, द वार गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार एंड डैमेज द अलाइड कंट्रीज सफर्ड। सेकेंडली कहा गया वार गिल्ट, युद्ध के अंदर जो युद्ध किया गया, उस युद्ध के लिए मुख्य रूप से जर्मनी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि ये जितना भी युद्ध हुआ है इसके लिए जर्मनी ही वार एंड डैमेज, जो भी युद्ध हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जर्मनी इज द ओनली कंट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वार एंड डैमेज द अलाइड कंट्रीज सफर्ड। जिनका सामना अलाइड कंट्रीज में हुआ है, अर्थात जिन देशों में जो अलाइड कंट्रीज हैं उनके अंदर जो नुकसान हुआ है युद्ध की वजह से, जो डैमेज हुए, उसका भी रिस्पॉन्सिबल जर्मनी ही है, उसको जर्मनी को उत्तरदायी ठहराया गया। जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे कंपेंसेशंस अमाउंटिंग टू 6 बिलियन। अब आप देखिए इन सभी के कारण जर्मनी के ऊपर क्षतिपूर्ति के रूप में 6 बिलियन का एक प्रकार से क्षतिपूर्ति का आरोप लगाया गया कि आपको 6 बिलियन क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी इन अलाइड पावर को। द अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्सेज रिच राइनलैंड। अब जर्मनी के अंदर जो बहुत ही एक अच्छा एरिया था, एक बहुत अच्छा क्षेत्र था, जो एक प्रकार से जहां बहुत अधिक मात्रा में रिसोर्सेज पाए जाते थे, उस क्षेत्र के ऊपर इन अलाइड पावर के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। अबाउट 1920s 1920 के दशक तक इनके ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। तो अब आप देख रहे हैं जर्मनी की कंडीशन कितनी खराब हो गई है। पहले भी आप बहुत सारी चीज़ों पे देख रहे हैं, जो अलाइज पावर है वो कब्जा कर लेती हैं, उसके बाद उसको क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ती है, उसकी आर्मीज़ के ऊपर बैन लगा दिया जाता है। तो पहली जो फर्स्ट ट्रीटी हुई थी, उस फर्स्ट ट्रीटी के बाद जर्मनी की हालत आर्थिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से, इकोनॉमिक रूप से और मिलिट्री के रूप से, आर्मी के रूप से, सभी क्षेत्रों में जर्मनी एक प्रकार से तबाह हो गया था। मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वाइमर रिपब्लिक फॉर द नॉट ओनली द डिफीट इन द वार बट द डिसग्रेस एट वर्साइल्स। अब अधिकतर जो जर्मनी के लोग थे वो ये सोचते थे कि इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो पहला विश्व युद्ध हुआ है, उसमें जर्मनी की हार ही नहीं, बल्कि युद्ध के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई है उसके लिए भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये वाइमर रिपब्लिक ही है। जबकि मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वाइमर रिपब्लिक इसके मायने में, सही मायनों में जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि वाइमर रिपब्लिक का जो स्ट्रक्चर बना था वो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ही बना था और युद्ध और किसी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन उसका जो रिजल्ट था या उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी वाइमर रिपब्लिक को फेस करनी पड़ रही थी। तो इस वीडियो सेकंड के अंदर मैंने आपको बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।